हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ाम वाला में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस का फॉर्म आ गया है, तो कैसे हम फॉर्म भरें कि कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन का क्या है, 3 स्टेप में हमको क्या है रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट होगा। स्टेप नंबर 1 रजिस्ट्रेशन, फिर स्टेप 2 में क्या है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, एंड स्टेप 3 में क्या है कि व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। स्टेप 3 में क्या होगा कि जब हमारा पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम क्या है स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमको जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि इसको हम क्या है हिंदी में भी देख सकते हैं और इंग्लिश में भी इसको क्या है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हिंदी हम सेलेक्ट करते हैं और आगे देखते हैं कि पंजीकरण और भुगतान करने के निर्देश। तो देखिए दोस्तों कि पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक महत्वपूर्ण नोट, एक वैध सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखें जो आपका हो। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक वैध और सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखना है, जो कि जब आपका अगर चयन होता है केंद्रीय परिषद के द्वारा आपका चयन होता है तो उस पर क्या है कि अधिकारी लोग आपसे मोबाइल या ईमेल आईडी पे संपर्क करेंगे। तो आप कभी भी इनवैलिड नंबर नहीं दीजिएगा। अब उसके बाद देखते हैं कि पंजीकरण प्रपत्र, इसमें नोट दिया गया कि कृपया आवेदक फॉर्म खरीदने के लिए पंजीकरण करने से पहले निम्न जानकारी तैयार रखें। अब क्या क्या जानकारी है तैयार रखना है हम देखते हैं। सबसे पहला है आवेदक का नाम। अब देखिए कि आवेदक का नाम में क्या कि 10th एसएससी या मैट्रिक के समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि उपसर्ग लगा होता है कि किन्हीं के नाम में मिस्टर, मिस, श्रीमती, डॉक्टर या श्री, तो वो उपसर्ग क्या है नहीं लगाना है। और दूसरा हमारा है राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता में क्या है कि केवल भारतीय नागरिक आवेदन करने के पात्र हैं। और मोबाइल नंबर क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। और इन फ्यूचर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अधिकारी लोग आपसे क्या है मोबाइल नंबर पर संपर्क करेंगे। और चौथा हमारा है ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी क्या है पंजीकरण के लिए व्यक्तिगत ईमेल आईडी क्या है बहुत ही अनिवार्य है। आप पत्राचार या संवाद के लिए इसी ईमेल आईडी का क्या करेंगे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या है कि ईमेल आईडी अपना जो वैलिड है उसको दीजिएगा फॉर्म जब फिल करेंगे। अब आगे देखते हैं कि बिहार, 5वां हमारा स्टेप है बिहार राज्य का अधिवास, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमिसाइल। यदि आप बिहार के निवासी हैं तो हाँ चुनें, अन्यथा नहीं। दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदक को अधिवास सर्टिफिकेट दिखाना आवश्यक है। ऑनलाइन फॉर्म आवेदन भरने के बाद अधिवास सर्टिफिकेट का बदलना स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आगे देखते हैं, 6ठा स्टेप है आरक्षण कोटि। आवेदक को अपने आरक्षण कोटि का चयन करना होगा। आरक्षण कोटि जैसे EWS, EBC, BC, ST, SC से संबंधित अनुमान्य प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो आवेदक बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं वे सामान्य कोटि का चयन करेंगे। पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद आरक्षण कोटि में परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं 7वां स्टेप है हमारा लिंग। तो लिंग में क्या है कि ये पुरुष या महिला दोनों हो सकते हैं। आगे देखते हैं जन्म तिथि। तो जन्म तिथि क्या है उसमें कैटेगरी बांटा हुआ है ABC में। तो देखते हैं कि जन्म तिथि में A में देखते हैं गैर गृह रक्षक। जन्म तिथि उसका क्या है कैसे भरना है, तो 10th सर्टिफिकेट, मैट्रिक या SSC समकक्ष सर्टिफिकेट के अनुसार आवेदक की आयु 1 अगस्त 2020 को निम्न तरीका के अनुसार होनी चाहिए। जैसे पुरुष महिला का दिया हुआ है और सामान्य EWS, EBC, BC, SC, ST का दिया हुआ है। तो सामान्य वर्ग के लिए है न्यूनतम पुरुष में 18 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष, और महिला में भी क्या 18-25 ही है। और EWS में पुरुष में 18 और स्त्री में भी 18 और अधिकतम है 25-25। BC और EBC में 18 वर्ष पुरुष का कम से कम और अधिकांशतः 27 वर्ष, और महिला में भी 18 वर्ष न्यूनतम और 28 वर्ष अधिकतम। और SC ST में 18 वर्ष न्यूनतम और 30 वर्ष अधिकतम पुरुष में, और महिला में 18 वर्ष न्यूनतम और 30 वर्ष अधिकतम। नोट, जो आवेदक बिहार राज्य के निवासी नहीं है वे सामान्य कोटि का चयन करेंगे। ठीक है, और हमारा स्टेप क्या है अगला पॉइंट है B, जिसमें क्या है बिहार राज्य के गृह रक्षक।
तो उनके लिए क्या है कि 10th एसएससी मैट्रिक समकक्ष सर्टिफिकेट के अनुसार आवेदक की आयु 1 अगस्त 2020 को निम्न तालिका के अनुसार होनी चाहिए। तो नीचे तरीका है, उसको क्या है आप लोगों को क्या करना है, पढ़ लेना है। और नोट में क्या दिया गया है कि जो आवेदक बिहार राज्य के निवासी नहीं है उन्हें होमगार्ड नहीं के रूप में चयन करना होगा। तो उपरोक्त विवरण के बाद प्रोसीड का बटन क्लिक करने पर आपका पूर्ण विवरण दिखाया जाएगा। इस अवसर पर यदि आवश्यक हो तो एडिट डिटेल बटन को क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं। इसके बाद आप भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। भुगतान करने के बाद आवेदक विवरण को एडिट नहीं कर सकेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि भुगतान करने से पहले, पेमेंट करने से पहले आपको क्या है, आपने जो भी फिल किया है उसको क्या है अच्छी तरह से क्या करना है, हमको देख लेना है, उसके बाद एडिट करना है, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है भुगतान, हम पेमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो पंजीकरण पूरा करने के बाद आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान राशि में अपेक्षित आवेदन शुल्क और बैंक में दे लेन देन शुल्क सम्मिलित होंगे जो भुगतान पृष्ठ पर दिखाया जाएगा। अब देखते हैं किसके लिए कितना भुगतान है। तो जनरल के लिए, मेल के लिए और फीमेल के लिए 450 रुपया है। EWS के लिए भी मेल फीमेल दोनों के लिए 450 रुपया है। और EBC BC के लिए भी मेल फीमेल के लिए 450 रुपया है। और SC ST के लिए 112 रुपया मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि सफल भुगतान के उपरांत आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पंजीकरण ID के साथ एक सफल पंजीकरण संदेश आएगा। यह पंजीकरण ID आपकी आवेदन ID भी होगी जिसका प्रयोग आप भविष्य के संदर्भों के लिए करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, आवेदकों को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल पंजीकरण के लिए कई भुगतान से बचना चाहिए। किसी भी मामले में सफल पंजीकरण के बाद आवेदन शुल्क राशि लौटाई नहीं जाएगी। भुगतान करने के बाद पंजीकरण फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए भुगतान करने से पहले आवेदक को सभी विवरणों की जांच कर लेनी चाहिए। अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण राशि की कटौती हो जाती है और आवेदक को सफल पंजीकरण संदेश नहीं मिल पाता है तो शुल्क राशि 7 कार्य दिवस के बाद पेमेंट गेटवे द्वारा लौटा दी जाएगी। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन के लिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें और पहले ही आवेदन सुनिश्चित कर लें। अब देखते हैं अगला हमारा है कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे हो जाता है। तो पंजीकरण रद्दीकरण कैसे है उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण और भुगतान किया है तो आप ऐसे विवरण को एडिट नहीं कर सकते। इस स्थिति में आवेदक रद्दीकरण प्रावधान का उपयोग कर पंजीकरण रद्द कर सकते हैं, किंतु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नए रजिस्ट्रेशन के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपका जो भी है जानकारी उसको क्या एक बार पढ़ लेना है। स्टेप 2, पंजीकरण रद्द करने के लिए दिशा निर्देश। अब क्या हमको पंजीकरण क्या है उसको हम कैंसिल कैसे करेंगे उसके लिए देखते हैं कि पंजीकरण रद्द करने के लिए वेबसाइट ऊपर दिया गया उस पर जाएंगे। उसके बाद व्यू एप्लीकेशन स्टेटस बटन पर क्लिक करेंगे। अपना आवेदन पंजीकरण ID या मोबाइल नंबर जन्म तिथि दर्ज करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदक के विवरण और कैंसिल रजिस्ट्रेशन बटन दिखाई देगा। आपको कैंसिल रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आवेदन को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 1 टाइम पासवर्ड OTP प्राप्त होगा। आवेदक OTP दर्ज कर कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। रद्दीकरण के बाद आवेदक को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज प्राप्त होगा जिससे रजिस्ट्रेशन कैंसिल का उल्लेख होगा। पंजीकरण रद्द के बाद आवेदक का मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID मुक्त कर दिया जाएगा ताकि आवेदक उसी मोबाइल नंबर और ईमेल ID के प्रयोग से फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नोट: 1 अगस्त 2020 तक या इसके पूर्व आपको इंटरमीडिएट +10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कृपया पंजीकरण और भुगतान के लिए आगे बढ़ने से पहले घोषणा चेक बॉक्स पर टिक करें। अब घोषणा में क्या है
कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मैंने निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और मैंने केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 05/2020 को भी भलीभांति पढ़ लिया है। मैं पंजीकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह जान गया या गई हूँ। जब भी केंद्रीय चयन पर्षद मेरे द्वारा दिए गए विवरण की पुष्टिकरण मांगेगा, मैं निर्देशानुसार आवश्यक सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करूंगा या करूंगी। मैं घोषणा करता या करता हूं कि मैं कोई डुप्लीकेट या समान विवरण का अतिरिक्त आवेदन नहीं भरूंगा या भरूंगी। मैं यह भी जानता या जानती हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही साबित नहीं हुई तो मेरा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार मुझे परिणामों का सामना करना होगा। इसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन पेमेंट, क्या इसके इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। और दोस्तों फिर अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, लाइव बताऊंगा। तो दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक।